नमस्कार, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि उनके हॉबी को लेकर है उस पर बात करूंगा। दरअसल हॉबी को लेकर अक्सर कैंडिडेट के मन में दुविधा होती है कि आखिर हॉबी अगर हम रख लें तो किस तरीके से आयोग हमसे सवाल पूछ सकती है। तो अगर देखा जाए तो चूँकि 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू काफ़ी नज़दीक है, हो सकता है कि उसका शेड्यूल जल्दी आ जाए, तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि समय समय पे बाद में फिर अलग अलग परीक्षाओं के लिए इसी को अपडेट भी बाद में कर दूँ। तो फिलहाल ये दरअसल वीडियो 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। आगे इसके बाद अभी आज का जो विषय हमारा योगा है, तो योगा पे मैं बात कर लेता हूँ, या फिर योगा से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, क्या जवाब देना चाहिए, उन सब पे बात हो जाएगी। इसके आगे का जो वीडियो होगा दरअसल वो कुकिंग के रूप में हॉबी से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, या आपको क्या तैयार करके जाना है, किस तरीके से जानकारियाँ रखनी है, इस पे बात हो जाएगी। आज फ़िलहाल हम योगा के रूप में हॉबी पे बात कर लेते हैं कि योग रखना किस तरीके से प्रासंगिक होगा, आपको क्या जानकारी कर लेनी चाहिए, किन विषयों पे इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान कीजिएगा कि मान लिया जाए मोटा मोटी अगर ये माना जाए कि 20 मिनट का इंटरव्यू चलता है, अगर सपोज 20 मिनट का इंटरव्यू, हो सकता है कि 25 मिनट चले या 30 मिनट भी चल जाए, कोई भरोसा नहीं है। 20 मिनट को अगर माना जाए एक बेस के रूप में कि 20 मिनट इंटरव्यू चलता है, तो आपका हॉबी अगर निकल जाए, अगर हॉबी पे बात होना शुरू हो जाए, तो मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट का इंटरव्यू चलेगा इस पे हॉबी को लेके। इसी लिहाज से आपको एकदम से ध्यान कीजिएगा कि इस 3-4 मिनट के लिए बहुत बढ़िया से आप रखिएगा। हो सकता है कि आयोग को आपको इसी में से जवाब पसंद आ जाए। तो हॉबी एक होता है कि आप हॉबी को बता के या इससे इसके अगर जवाब को देखा जाए तो आयोग किसी भी प्रकार से आपसे सवाल पूछे तो आप बहुत बेहतर जवाब देके इसमें स्कोर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं। एक आध बढ़िया सटीक मारक जवाब दे दिए तो आपको इसी में बहुत बढ़िया आपका नंबर मिल जाएगा। तो आज बात होगी योग के रूप में हॉबी किस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। मेरे पास अलग अलग स्रोतों से कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर मटेरियल या आपके पास इससे बेहतर तैयारी हो, जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, आपका नोट्स हो, कोई बात नहीं है। आप इन दोनों को देख लीजिए तुलनात्मक रूप से। इसमें जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट इशू लगे, इंपॉर्टेंट बात लगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा जवाब हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा ताकि बाकी लोग उसको पढ़ लें। तो हॉबी के रूप में योगा को अगर देखा जाए तो जो कलेक्शन है मेरे पास, सबसे पहले उसको देख लीजिए। 40 पॉइंट है हमने निकाला है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी हो जाए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या इन 40 पॉइंट के अलावा आपको जानकारी रखना चाहिए। तो इन 40 को पहले थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में देखिएगा कि आपके पास वो जानकारी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप कि इन 40 पॉइंट को किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम योग के उन पहलुओं पे बात कर लेते हैं जिन बिंदुओं पे आयोग आपसे सवाल पूछ सकती है। उसको मैंने 40 बिंदुओं में नोट कर दिया है। आप इन सब को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इन सब पे अपना जवाब तैयार कर लीजिएगा। हालांकि एक मॉडल आंसर मैंने आपको दिया है, इसी वीडियो में दिखाई देगा। फिर भी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप सबका इन सभी पॉइंट पे बेहतर से बेहतर आंसर तैयार करके रखिए, क्योंकि अगर हॉबी पे सवाल बनता है तो आपको बेहतर जवाब की अपेक्षा रहेगी, या आप इन सब में बढ़िया स्कोर कर लीजिएगा। आयोग को आपका जवाब पसंद आ जाएगा, इसी में बम्पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो योग का अर्थ हो सकता है पूछ ले। योग के अर्थ को बहुत बढ़िया से और बहुत सरल भाषा में ध्यान कीजिएगा, क्योंकि योग का जो अर्थ है आप अलग अलग संदर्भों में व्यापक रूप से देख सकते हैं। हर अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, बौद्ध में या फिर जैन में या फिर पतंजलि का, सबका अलग अलग योग का अर्थ है। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से अगर आप सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में अगर योग का अर्थ बता दें तो बहुत बेहतर होगा। और साथ ही तुरंत बाद आपसे हो सकता है कि आयोग आपसे सवाल पूछ ले कि योग का प्रशासन में क्या उपयोग है, तो तुरंत इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। हो सकता है कि प्रशासन में योग के उपयोगिता के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सके। इसके अलावा हो सकता है कि ये भी सवाल पूछ दे कि एक प्रशासक के रूप में आप योग को कहाँ तक बढ़ाइएगा या किस तरीके से लोगों के बीच इसको ले जाइएगा। तो उस तरीके से भी आपको तैयार रहना। ये 2-3 सवाल आपसे लगातार पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा योग का इतिहास भी थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। योग के प्रकार पे भी बात हो जाएगी, योग का महत्व है, योग का अष्टांगिक मार्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। योग दिवस
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा 2 लिंक है, जिसमें एक विकिपीडिया का है, उस पे बहुत बढ़िया से उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे जवाब इस पे मिल जाएँगे। अष्टांगिक मार्ग के बारे में ध्यान कीजिएगा, उस पे लिख दिया गया है, आप उसी को हूबहू पढ़ लीजिएगा, सरल भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावे भारत सरकार के वेबसाइट पे भी योग के इतिहास के बारे में लिखा गया है, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिए और गंभीरता से पढ़ लीजिए। इसके अलावे अनासक्ति योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मंत्र योग के बारे में पूछा जा सकता है, हठ योग के बारे में पूछा जा सकता है, योग एवं तंत्र साधना में संबंध क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ योग की जो क्रिया होती है, कुछ योगासन करते समय हम लोग कुछ उच्चारण करते हैं, हो सकता है उसको लेके तंत्र साधना में संबंध पूछा जा सके। योग एवं ध्यान के बारे में पूछा जा सकता है, योग एवं प्राणायाम का संबंध पूछा जा सकता है, प्राणायाम के उचित तरीके क्या हो सकते हैं, इस पे बात हो सकती है, प्राणायाम का महत्व क्या है, योग में ध्यान का महत्व क्या होता है, ध्यान के तरीकों पे बात हो सकती है, सहज योग, क्रिया योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ईसा योग, सुदर्शन क्रिया, इन सब पे बात हो सकती है। आप चाहे तो एक एक लाइन में ही याद कर सकते हैं, क्योंकि आयोग पता नहीं क्या सवाल आप लोगों से पूछ दें, तो थोड़ा बहुत एक एक लाइन में जानकारी रखिएगा। विकिपीडिया पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। कुंडलिनी योग देख लीजिएगा, योगाचार देख लीजिएगा, योगी परंपराएं देख लीजिएगा, कुछ प्रमुख योग गुरुओं के नाम। यहाँ पे आपको सतर्कता बरतना है। यहाँ पे ये ध्यान कीजिएगा कि कुछ प्रमुख योग गुरुओं के नाम में एक तो रामदेव को छोड़ के प्रमुख योग गुरुओं के नाम पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार से अगर बिलोंग कर सकते हैं तो वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में अगर आपका जुड़ाव है या आपका डोमिसाइल है तो हो सकता है कि वहाँ से उस जगह के योग गुरुओं का नाम पूछा जा सके। राजस्थान के कुछ प्रमुख योग गुरुओं का नाम ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख योग ग्रंथों का नाम विकिपीडिया पे बहुत शानदार मिल जाएगा। इस पे प्रमुख योगासन, उनका महत्व, योग एवं मंत्र का संबंध, कुछ योग आसनों की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 33 नंबर का है कि भारत के सॉफ्ट पावर में योग का महत्व क्या है, गैर हिंदू मतों में योग की स्वीकार्यता व असहमतियाँ, स्कूलों में कक्षा कार्यक्रमों में योग का प्रचलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 33 नंबर का और 35 नंबर का, ये एकदम वर्तमान समय में पूछा जाएगा आपसे। अन्य विविध प्रकार के योग क्या हैं, हो सकता है इस पर सवाल पूछ दे। भारत में प्रमुख योग केंद्र कौन सा है, भारत के प्रमुख योग आंदोलन कौन से हैं, कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपका राज्य और आपके राज्य का जो योग केंद्र है वहाँ से सवाल होगा। जैसे मान लीजिए बिहार को देखा जाए तो बिहार में मुंगेर में स्कूल ऑफ योगा है, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि उसके बारे में आप बताइए। तो 64th इंटरव्यू के लिए इन सब को कर लीजिएगा। 40 पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इन सब अगर आपने हॉबी के रूप में योगा को रखा है तो आप इस तरीके से इन सब पे बढ़िया जवाब तैयार कर लीजिए, ताकि अगर आयोग आपसे सवाल पूछे तो आप जवाब देने की स्थिति में रह सकिए। अब थोड़ा मेरा मॉडल आंसर देख लीजिए, अगर आपके पास इससे बेहतर जवाब होगा आप उसी को बता दीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैंने मॉडल आंसर आपको दिखाने की कोशिश की है। एक तो योग के अर्थ के बारे में ध्यान कीजिएगा कि ये युज शब्द से योग का जन्म हुआ है, और बहुत सिंपल भाषा में, चूँकि ये जो भाषा है वो एक तरीके से एकेडमिक भाषा हो गई है, तो बहुत बोलचाल की भाषा में बता दीजिए कि योग का अर्थ दरअसल मन और शरीर का एकीकरण है। चूँकि जो योग है दरअसल वो युज धातु से बना है या संस्कृत के शब्द रूप युज से बना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं मन और शरीर का एकीकरण ही योग है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन एवं आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है, एक साथ जोड़ने का काम होता है। तो इस तरीके से योग का अर्थ आप सिंपल भाषा में बताइए, बोलचाल की भाषा में बता दीजिए। कुछ और पॉइंट आप देख सकते हैं। योग मनुष्य की चेतना को शुद्ध एवं बुद्ध करने की प्रक्रिया है। यह मनुष्य को ऊपर उठाने का उपक्रम है, जीवन में संतुलन स्थापित करने का एक साधन है, एक माध्यम है। दूसरी परिभाषा को अगर देखा जाए तो समत्वम योग उच्यते, अगर आप देखें तो गीता में इस तरीके से बताया गया है। कर्म की कुशलता और समता को इन परिभाषाओं में योग बताया गया है। पतंजलि का अगर योग दर्शन को देखा जाए, योगश्चीय वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया, ये पतंजलि का है। इसके अलावा अगर व्यवहारिक रूप से देख लिया जाए तो योग का तात्पर्य होता है जोड़ना, वही जो पहले आपको हमने बताया है।
इन सबको बढ़िया से कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं घोड़ा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि आप एक सिंपल एग्जामिनेशन से आप दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार एक घोड़े को एक स्थान पर बांधकर उसकी चपलता चंचलता को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार योग के द्वारा मन को सीमित किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं ताकि सिंपल लोग भी समझ जाएं कि योग वास्तव में होता क्या है। तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा। सिंपल अर्थों में मैंने योग का आपको अर्थ बता दिया है। योग शब्द का जो अर्थ क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस योग का जो विशेष उद्देश्य होता है उसका संकेत करने वाला शब्द उसके आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पूछते कि बताइए फिर भक्ति योग का क्या अर्थ है। भक्ति योग पूछे तो आप बता दीजिएगा, ज्ञान योग पूछे तो आप इस पर भी बता दीजिएगा, अगर आपसे मंत्र योग के बारे में पूछे तो ये भी बता दीजिएगा, कर्म योग, हठ योग पे बढ़िया से तैयार कीजिएगा, हठ योग पे भी आगे आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा ध्यान कीजिएगा कि एक और सिंपल तरीके से हमने बताया है कि योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है, इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है या जोड़ना है। अब किसको जोड़ना है आपको हमने बता दिया है, वो ध्यान रखिएगा। तो पतंजलि का भी ध्यान कीजिएगा कि उनके अनुसार योग का अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना। अब सवाल है कि योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसी वजह से मोटे तौर पर योग को 4 भागों में बांटा गया है। कर्म योग, जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। भक्ति योग, जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहां मन एवं बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और क्रिया योग, जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एक एक लाइन में याद करके रखिएगा। अगर इन सब पे सवाल पूछ ले कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, क्रिया योग क्या है, कर्म योग क्या है, थोड़ा थोड़ा बताइए, आप बता सकते हैं। बहुत लंबा खींचना नहीं है, सिंपल सरल भाषा में कम शब्दों में बता देना है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों चुना गया है। इसके पीछे जो जवाब दिया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों लंबा दिन होता है? क्योंकि इसी समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। यानी 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पे लंबवत चमकने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इस कारण इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय जल्दी हो जाता है और देर से ढलता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि 21 जून के बाद अगर सूर्य को देखा जाए तो धीरे धीरे वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर देता है। और भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि दक्षिणायन के समय आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय होता है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया या फिर मनाया जाता है। इन सबको ध्यान कीजिएगा, 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया है। इस पे मैंने आपको एक मॉडल आंसर दिखा दिया है। आपको लगे तो इसी को बोल दीजिएगा, आपको लगे कि इससे बेहतर जवाब हो सकता है तो भी आप तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, ये हो सकता है कि आपसे पूछे कि योग दिवस की शुरुआत कब से हुई है। तो वर्ष 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दे दी थी। इस घोषणा के बाद अगले साल यानी 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा था। इन सबको ध्यान कीजिएगा। योग दिवस का फिर महत्व क्या है, क्यों 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उस महत्व पे भी 1-2 लाइन याद किए रहिएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो लोगों के बीच योग का प्रचार प्रसार हो या पूरी दुनिया में लोग योग को फॉलो करें, अपना लें, इसलिए योग दिवस का महत्व होता है। यानी जागरूकता फैलाने का काम होता है कि 21 जून को योग के माध्यम से पूरी दुनिया को इसके फ़ायदों के बारे में बताया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग अपना सकें, योग को अपने जीवन में ढाल सकें। तो बढ़िया से बता दीजिएगा कि योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन योग को मनाने का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ तनाव मुक्त भी करना है। विवेकानंद का आप कथन डाल सकते हैं कि उन्होंने अपने शिकागो सम्मेलन में ही योग का जिक्र किया था और संपूर्ण विश्व को योग के बारे में बताया था। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। योग की शुरुआत पे हो सकता है कि पूछे सवाल कि योग की शुरुआत कब हुई
या योग की शुरुआत किसने की है? तो ये कहते हैं कि योग की शुरुआत तब से है जब से भारतीय सभ्यता की बात की जाती है। योग के पहले गुरु आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को माना जाता है। एकदम याद किए रहिएगा ये। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी माता पार्वती को दी थी। इसके बाद शिव के 7 शिष्यों को योग की शिक्षा दी गई ताकि संपूर्ण धरती पर योग का प्रचार किया जा सके। इन्हीं 7 शिष्यों को आगे चलकर सप्तऋषि भी कहा गया। तो योग की शुरुआत को ध्यान कीजिए कि जब से भारतीय सभ्यता है तभी से योग का उद्भव हुआ है, योग की शुरुआत हो गई है। इसके पहले गुरु आदिदेव शिव को माना जाता है और गुरु दत्तात्रेय को माना जाता है। आप चाहे तो पुराण को भी सोर्स के रूप में बता सकते हैं कि पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी माता पार्वती को दी थी या पार्वती को दी थी, आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से योग की शुरुआत कब और किसने की, इन सब पर भी जानकारी रखिएगा। आदिदेव शिव के बारे में और गुरु दत्तात्रेय को एकदम बढ़िया से याद किए रहिएगा। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि आधुनिक समय में योग के जन्मदाता के रूप में, या तो फिर आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि अच्छा फिर बताइए कि पतंजलि का नाम क्यों लिया जाता है। तो ये बता सकते हैं कि आधुनिक समय में योग के जन्मदाता के रूप में महर्षि पतंजलि का नाम लिया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को सुगम, सरल और आम मनुष्यों के योग्य बनाया और आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर इसका सुव्यवस्थित रूप दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कॉमन पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो लोग हैं, वो लोग योग को अपना लें। इससे पहले योग सिर्फ साधु संतों और मठों में किया जाता था। तो इस तरीके से महर्षि पतंजलि के योगदान को बताइएगा कि महर्षि पतंजलि का योगदान रहा था कि लोगों के बीच फैलाने का काम इन्होंने किया। तो इस तरीके से महर्षि पतंजलि के योगदान को बता दीजिएगा। अब सवाल है कि आपको योग की उपयोगिता के बारे में ध्यान रखना। अगर योग की उपयोगिता के बारे में ध्यान रखिएगा तो एक प्रशासक के रूप में आप योग को कैसे बढ़ावा देंगे, यानी कि कुछ महत्व बता के ही बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आप कुछ योग के महत्व को ध्यान रखिएगा। इसकी जो उपयोगिता है, दरअसल ये आप कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर है और जो मन है, तो मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। नियमित रूप से जो योग करते हैं उनको प्रायः बीमारी की संभावना नहीं होती है, यानी कि बीमारी को ठीक नहीं करता है, बीमारियों से बचाव करने का, यानी जल्दी बीमारी ना घेरे, इस पे बात होती है। एकदम ध्यान कीजिएगा कि योग की उपयोगिता पे क्या कुछ कहा जाए, यानी मन को शांत रखता है और शरीर स्वस्थ रखता है। बहुत बेहतर जवाब ये आपका हो जाएगा कि योग की उपयोगिता क्या है। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग मन की शांति पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, और ये बात दरअसल आधुनिक समय के डॉक्टर भी कहते हैं। आप इसको कर लीजिएगा, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो फिजिशियन हो, सब कहते हैं कि आप योग कीजिए। अगर आपको तनाव से फ्री रहना है, बहुत व्यस्त जीवन शैली हो गई है, अगर आपको मन को शांति रखना है या फिर शरीर को स्वस्थ रखना है, तो नियमित रूप से आप योग कीजिए। तो इस तरीके से ये जवाब आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो योग न केवल हमारे दिमाग और मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। योग से शरीर को लाभ होता है। आज बहुत ही लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी आप कुछ एग्जाम्पल को ध्यान कीजिए। आप चाहे तो बता सकते हैं कि डायबिटीज़ में भी योग से काफ़ी लाभ मिलता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या फिर आप मोटापा का दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बता दीजिए ताकि लगे कि हाँ फिर योग का ये महत्व होगा, ये उपयोगिता है। सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारियां उनको जल्दी ना पकड़ें, इस कारण से योग नियमित रूप से लोग करें। और ख़ास करके वर्तमान समय को देखा जाए तो संपूर्ण विश्व कोरोना से त्रस्त है, कोविड-19 से त्रस्त हैं। और इस समय सारे लोग, या आप कह सकते हैं कि सारी संस्थाएं ये कह रही है कि अपने शरीर का इम्यूनिटी ठीक रखें। तो इस कारण से इम्यूनिटी को ठीक रखने में अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसी जो योग विधियां हैं वो काफ़ी सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव में योग काफ़ी मदद करता है। इन सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इम्यूनिटी को ज़रूर जोड़िएगा, और इम्यूनिटी जब जोड़िएगा तो 2 शब्द को ध्यान कीजिएगा, अनुलोम विलोम या प्राणायाम। अनुलोम विलोम कपालभाति जैसा जो प्राणायाम है वो दरअसल इम्यूनिटी को ठीक रखने में भरपूर मदद करती हैं। तो ये सब बढ़िया से एकदम ध्यान कीजिएगा। कोविड-19 के समय योग का महत्व क्या है, हो सकता है कि इस पे सवाल पूछे और आप बता दें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगासन।
अब सवाल ये है कि वास्तव में ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, तो उसमें फिर योग कैसे सहायक हो सकता है? योग से कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी? तो ये ध्यान कर लीजिए कि आप बता सकते हैं कि पहले तो इम्यून सिस्टम के बारे में भी जानते रहिएगा। हो सकता है कि पूछे कि क्या है इम्यून? तो इम्यून सिस्टम दरअसल कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक विशाल संगठित नेटवर्क होता है जो कि शरीर की रोगाणु, वायरस और सूक्ष्मजीवों से बचाव करता है। इम्यून सिस्टम के द्वारा संक्रामक या संक्रमण को दूर किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। और आप बताइए कि फिर ताड़ासन कीजिए, पादांगुष्ठासन कीजिए, वृक्षासन कीजिए, त्रिकोणासन कीजिए, उत्कटासन कीजिए, पश्चिमोत्तानासन कीजिए, धनुरासन कीजिए, हलासन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। इन सब योगासन से या आसनों से रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है या प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इस तरीके से बताइए। इम्यून सिस्टम के बारे में एक जानकारी और रखिएगा कि किसी भी इंसान के शरीर को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिसके कारण वह इंसान कई प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। यही नहीं, सर्दी जुकाम से लेकर कई प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत होने के कारण या इम्यून सिस्टम मजबूत रहने के कारण ये सब बीमारियां अपने आसपास भी नहीं फटकती हैं। तो इस तरीके से इनको ध्यान किए रहिएगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जिस प्राणायाम का सहारा लिया जा सकता है, उन प्राणायामों में अगर देखें तो अनुलोम विलोम सबसे टॉप पे रखिए, दूसरा कपालभाति को रखिए, भ्रामरी रखिए, उद्गीत रखिए और भस्त्रिका को। इन सब को बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि अनुलोम विलोम और कपालभाति दो लगातार आप देखेंगे कि योग गुरुओं के द्वारा सलाह दी जाती रही है कि कोविड पीरियड में इन दोनों प्राणायामों को बहुत बढ़िया से गंभीरता के साथ कीजिए, ताकि आप जो है कोविड के समय आप अपना इम्यून वगैरह ठीक रखें। इन सबको बढ़िया से याद किए रहिएगा। इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा, इतना खींचा भी नहीं जाएगा, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। अब है योग में ध्यान का महत्व। स्वाभाविक है कि योग में ध्यान का महत्व क्या है कि आपको मन, शरीर और जिस आत्मा की बात हो रही है, यानी कि योग कर लेना, सबका संयोग हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपके दिमाग में जो तमाम तरीके के विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन सब से थोड़ी मुक्ति की अवस्था में रहना है। तो योग में दरअसल अगर ध्यान को देखा जाए तो ये 8वां अंग, अभी हम बात कर लेंगे अष्टांग पे भी, तो 8वां अंग होता है। इसका मूल अर्थ है जागरूकता, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। ध्यान का अर्थ होता है कि आप भीतर से जाग जाइए, और निर्विचार की अवस्था में रहना भी ध्यान होता है। और इस ध्यान से लाभ क्या होता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन है दरअसल वो एकदम से केंद्रित रहेगा, मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बेहतर मानसिक शक्ति रहेगी, शरीर को ऊर्जा मिलेगी और शरीर जो है एक्टिव रहेगा, यानी गतिशीलता जैसे तमाम तरीके से लाभ हैं। तो आप ध्यान से होने वाले लाभों को भी दो चार पॉइंट में याद किए रहिए। आत्मविश्वास, मन की शांति, जब मन शांत रहेगा तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मानसिक शक्ति हमारी ठीक रहेगी, शरीर को ऊर्जा मिलते रहेगी, शरीर एक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से ध्यान से जो कुछ भी लाभ हैं उन पॉइंट्स को मैंने लिख दिया है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जैसा आयोग आपसे पूछे वैसा आप बता दीजिएगा। ध्यान से मन शांत होता है, अच्छी एकाग्रता मिलती है, बेहतर स्पष्टता मिलती है, बेहतर संवाद और मस्तिष्क एवं शरीर का जो कायाकल्प है एवं विश्राम मिलता है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभदायक है। तो इस तरीके से ध्यान के संदर्भ में आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को याद किए रहिएगा। अब सवाल है कि फिर प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम पे भी हमने कुछ लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही प्राणायाम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण। एक प्राण का तात्पर्य हो गया श्वसन और एक प्राण का तात्पर्य हो गया जीवन शक्ति। यानी प्राण का दो मतलब हो गया, या तो श्वसन के संदर्भ में आप देखिए या जीवन शक्ति के संदर्भ में देखिए। तो प्राणों को लंबा करना, श्वसन और जीवन शक्ति को लंबा करना दरअसल प्राणायाम का उद्देश्य है या इसका अर्थ है। तो श्वासों का संतुलित होना मनुष्य के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है। प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। और इसको करने की जो विधि होती है, दरअसल श्वास को हम लोग फेफड़ों में भरते हैं, कुछ पल के लिए रोकते हैं, कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं और फिर धीरे धीरे फिर इस हवा को हम लोग बाहर निकाल देते हैं या श्वास को बाहर कर देते हैं, श्वास छोड़ते हैं।
जैसे अनुलोम विलोम में देखा जाए तो नाक का एक छेद बंद करके हवा भर लिया गया फेफड़ों में, फिर उसको दूसरे नाक के छिद्र से, नासा छिद्र से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से प्राणायाम के करने की विधि हो गई है। और इस तस्वीर में अगर आप देखें, प्राणायाम करने की जो विधि है वो इस तरीके से है। आप एक नाक को बंद कीजिए, दूसरे नाक से हवा लीजिए, फिर जिस नाक से हवा ली उसको बंद करके दूसरे नाक से छोड़ दीजिए। एक है प्राणायाम योग को यानी कि अष्टांग योग की बात की जाती है। यही मैंने कहा था कि आप यम के बारे में विकिपीडिया पे अर्थ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, इसमें सब कुछ दिखाई देगा। इन सब के अर्थ को जानते रहिएगा, हो सकता है कि अष्टांग योग पे आपसे सवाल पूछ ले। तो अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी कि जो लोग प्राणायाम करते हैं दरअसल वो योग के 8 भागों में से एक भाग को करते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, इसका मतलब प्राणायाम और ध्यान दोनों करें, यानी कि 8 अंगों में 2 अंगों को वो पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। एक सवाल तकनीकी तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि पूरक क्या हो सकता है, कुंभक क्या हो सकता है, रेचक क्या हो सकता है। इन सब पे तकनीकी सवालों पे या तकनीकी शब्दों पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सब को ध्यान की रहिएगा। श्वास के अंदर लेने की, यानी सांसों के द्वारा वायु को अंदर लेने की जो क्रिया है वो पूरक कहलाती है। अंदर ली गई जो हवा होती है, श्वास को क्षमता के अनुसार रोक कर रखने की क्रिया कुंभक कहलाती है। और अंदर ली गई स्वास्थ्य को नियंत्रित गति, स्वास्थ्य लिख दिया गया, श्वास कर लीजिएगा। तो श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की जो क्रिया होती है वो रेचक कहलाती है। तो पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीनों तकनीकी शब्दों का भी अर्थ जानते रहिएगा। योग से जुड़ा हुआ ये तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ आपको जानते रहना होगा। अगर पूछ दे आयोग कि बताइए पूरक क्या है, कुंभक क्या है, रेचक क्या है, तो आपको इसमें बताना होगा। अब ध्यान कीजिएगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति पे मैंने थोड़ा आंसर मॉडल आपके लिए तैयार कर दिया है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। अनुलोम विलोम दरअसल इस प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं और नाक के बाएं छिद्र से सांस निकाल देते हैं। इसी तरीके से पुनः नाक के बाएं छिद्र से हम सांस खींचते हैं और नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। यही क्रिया दरअसल क्रमिक रूप से की जाती है, इसको हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। और अनुलोम विलोम को योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है वो इसको ध्यान कीजिएगा कि क्या कुछ इसमें होता है। इसके लाभ को भी ज़रूर ध्यान कीजिएगा। हो सकता है कि किसी प्राणायाम के बारे में आपसे पूछे, उसके बारे में पूछे और उसके लाभों के बारे में पूछे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों भागों में संतुलन लाता है, या कह सकते हैं कि मस्तिष्क में संतुलन लाता है। यह यहाँ लाखों नहीं है, भागों होगा। यह हमारी विचार करने की शक्ति और भावनाओं में समन्वय लाता है। इस प्राणायाम के दौरान जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शुद्ध वायु हमारे खून के दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देती है, यानी कि जो हमारे भीतर अशुद्धियाँ हैं उसको बाहर निकाल देती हैं, और शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में जाकर उन्हें पोषण प्रदान करता है। तो इस तरीके से ध्यान कीजिएगा कि अनुलोम विलोम के लाभ। और अब सवाल है कि एक दूसरे संदर्भों में आपको मैंने बता दिया है कि चूंकि आयुर्वेद जो है वो मानता है कि शरीर में जितनी भी प्रकार की दोष होती है या ट्रबल होता है दरअसल वात, पित्त और कफ को लेकर ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ को दूर कर शरीर को संतुलन अवस्था में लाने में बहुत ही सहायक होता है। अनुलोम विलोम का ठीक उल्टा होता है और यह श्वसन से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा तक को दूर करने में मदद करता है। एक तरीके से अनुलोम विलोम मेडिटेशन के रूप में कार्य करता है और शरीर में ऊर्जा भर देता है। यह प्राणायाम स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों में तनाव एवं चिंता को प्रभावी रूप से दूर करता है। विशेष रूप से महिलाओं में आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने में यह फायदेमंद होता है। इसके अलावे यह प्राणायाम विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर उम्र के लोग प्रतिदिन अभ्यास करके इसके फायदों का या इसके लाभों को उठा सकते हैं। चूँकि यह प्राणायाम श्वसन क्रिया से जुड़ा होता है, इसलिए यह शरीर में जमा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने, फेफड़ों को स्वस्थ रखने सहित शरीर की तमाम बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। इस तरीके से अनुलोम विलोम की कुछ फ़ायदे जो हैं उसको आपको ध्यान में करना होगा। हमने इतना लिख दिया है, अगर इतना याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने शब्दों में इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि कौन सी लाइन आपको अच्छी लग रही है, उन सबको नोट कर लीजिए कि अनुलोम विलोम के फ़ायदे क्या हैं।
बढ़िया से जैसे किसी अखबार के आर्टिकल को पढ़ा जाता है, ठीक उसी तरीके से इसको आप लेमन तरीके से पढ़ के और इसका जो मेन पॉइंट है उसको याद किए रहिएगा। प्राणायाम के वास्तविक लाभ हैं क्या हैं, खास करके विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ है? तो आप बता सकते हैं कि प्राणायाम में हम अतिरिक्त शुद्ध वायु शरीर के भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित वायु को बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि रक्त की शुद्धि होती है और शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। यह फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और प्राण शक्ति का बहुत अच्छा ये लाइन लिखा हुआ है, आप इस लाइन को हूबहू याद कर लीजिएगा। प्राणायाम के वास्तविक लाभ क्या हैं या अनुलोम विलोम के लाभ क्या हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें हवा या अतिरिक्त वायु को शरीर के भीतर प्रवेश कराया जाता है और जो दूषित वायु या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। इस क्रिया से क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त है दरअसल हृदय के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। इससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और प्राण शक्ति का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इन सबको ध्यान किए रहिएगा, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मस्तिष्क की विचार क्षमता गहरी होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव का जो स्तर होता है वो घटता है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है। निश्चित रूप से इसके अनेक लाभ विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बढ़िया से इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट है कपालभाति। कपालभाति को ध्यान कीजिए। कपालभाति प्राणायाम को जीवन की संजीवनी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम के रूप में अगर देखा जाए तो अनुलोम विलोम और कपालभाति को माना जाता है और हर कोई जो योग करता है वो इन दोनों को जरूर करता है। तो कपालभाति को ध्यान कीजिएगा। यह दरअसल एक तेज़ी से की जाने वाली रोचक प्रक्रिया, इसको ध्यान कीजिएगा कि कपालभाति को करने के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाते हैं हम लोग, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन या वज्रासन, इसमें हम लोग बैठ जाते हैं और सांसों को बाहर छोड़ने की क्रिया करते हैं। और सांसों को बाहर छोड़ते या फेंकते से, एक तरीके से कहीं को फेंका जाता है और फेंकने के समय अगर देखा है तो पेट अंदर की तरफ हम धक्का देते हैं। तो पेट अंदर की तरफ धक्का देने से श्वास शरीर का बाहर निकल गया और ऑटोमेटिकली फिर शरीर में सांस चला जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो सांस जैसे हम लोग छोड़ देते हैं या पेट को पिचका देते हैं तो सांस निकल गया और फिर ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान कीजिएगा कि कपालभाति वास्तव में कैसे किया जाता है। और इसमें ध्यान कीजिए कि एक चिंतन मनन भी होता है कि आप उस समय ये सोचते रहिए कि हमारे शरीर से सारे नकारात्मक तत्व जो हैं वो शरीर के बाहर जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी का भी आपको लक्षण दिखाई देगा। कपालभाति से फ़ायदे क्या होते हैं? कपालभाति प्राणायाम की मदद से आप अपने शरीर से जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं, अशुद्धियाँ हैं, दूषित पदार्थ है उसको बाहर निकाल सकते हैं। पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा हो गया ये लीवर और किडनी को बेहतर काम करने के लायक बनाता है। तीसरा है इससे थकान कम होती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। तो ये तीन बहुत बढ़िया से याद किए रहिएगा। चौथा है, चौथा आप न भी कहें तो चलेगा, पांचवा को ध्यान कीजिए। कपालभाति प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि फिर आपसे पूछ दे कि फिर बताइए मेटाबॉलिज्म क्या है। इनको बढ़िया से याद किए रहिएगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने के कारण आपका दिमाग अच्छी तरह काम करता है और इस प्राणायाम से फेफड़ों का जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इन सब को याद किए रहिएगा। नियमित अभ्यास से स्मरण शक्ति और दिमाग भी तेज हो जाती है। अब सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हठ योग क्या है? क्या कबीरपंथी और नाथपंथी के हठ योगी होते हैं? तो दरअसल हठ योग को बढ़िया से बता दीजिएगा कि चित्त वृत्तियों के प्रभाव, यानी कि हमारा मन जितना संसार की ओर भटकता है उसको वहीं से मुक्त करना हो जाता है और हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। यानी शरीर को तमाम तरीके से बाध्य करके आप अंतर्मुखी हो जाइए। सांसारिकता से अपनी जो आपका जो ध्यान है, आपकी जो चित्त वृत्तियों की प्रवाह है उसको रोकिए। तो इस तरीके से हठ योग को आप ध्यान रखिएगा। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम भारतीय योग साधना पद्धति है जिसका शताब्दियों से भारत के योगियों के द्वारा अभ्यास किया जाता रहता है। यह चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की प्राचीन साधना पद्धति है। आप चाहें तो इतना ही जवाब दे दीजिएगा। इसमें प्रसुप्त कुंडलिनी को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि हठ योग दरअसल जो सिद्धि होती है या फिर जो सिद्ध योगी होते हैं उनका ये आधार है। यह मोक्ष तक या सिद्धि तक पहुंचने का छोटा सा मार्ग है। अधिकतर योगी हठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी कि वो अपनी चित्त वृत्तियों को सांसारिक
सांसारिकता की ओर उन्मुख उन्मुख होने से बचाते हैं इस योग के माध्यम से। कबीर एवं नाथ सिद्ध लोग इसका अभ्यास करते थे, उनके साहित्य से यह स्पष्ट होता है। एक सवाल है, कुंडलिनी जागरण क्या है? तो कुंडलिनी जागरण का मतलब आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से लगता है ऐसा कि हमारे शरीर के भीतर कोई गांठ है जो कि काफ़ी उलझी हुई है, और ये जो गांठ उलझी हुई है या उलझी हुई जो गांठ है वो दरअसल हमें समस्याओं के हल तक और उससे उत्पन्न होने वाले आनंद तक नहीं पहुंचने देती है। यानी हम समस्या के जड़ तक पहुंच नहीं पाते हैं। यही वजह है कि हम आनंद की प्राप्ति से चूक जाते हैं। अगर हम इस गांठ को खोल दें तो हमारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा, यानी कि हम फिर परम तत्व की तरफ पहुंचेंगे। इस तरीके से आप बता दीजिए कि कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कुंडलिनी जागरण हम क्यों करते हैं या किस लिए, क्यों इसके लिए प्रयास करते हैं, बढ़िया से याद किए रहिएगा। मुंडकोपनिषद का भी उदाहरण दे दीजिएगा कि आनंद के बारे में कहता है जिसमें हृदय की वह ग्रंथि खुल गई है, जिससे संशय जो है वो छिन्न भिन्न हो चुके हैं, जिसके सभी कर्मों का क्षय हो चुका है, उसकी दृष्टि ज्ञान अज्ञान के परे पहुंच जाती है। इतना मत कीजिएगा, आप चुपचाप वो बता दीजिए कि हाँ ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर के भीतर ऐसी कोई गांठ है जो कि काफ़ी उलझी हुई है, जो हमें समस्याओं के हल तक और उससे उत्पन्न होने वाले आनंद तक नहीं पहुंचने देती। और इस कुंडलिनी जागरण में हम लोग उस गांठ को खोलने का प्रयास करते हैं ताकि समस्या जो है वो दरअसल जड़ से खत्म हो जाए और जो स्वाभाविक आनंद है वो हमें, या सहज आनंद हमें प्राप्ति हो सके। इस तरीके से कहिएगा। विपश्यना पे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए विपश्यना क्या है? तो विपश्यना ध्यान कीजिएगा कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण का एक तरीका है। इसका योग से वही संबंध है, यह ध्यान के एक तरीके से संबंधित है। बता दीजिएगा। वस्तुतः विपश्यना आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना विपश्यना होता है। इस कला का उद्देश्य केवल शारीरिक रोगों को नहीं बल्कि मानव मात्र के सभी दुखों को दूर करना है। तो विपश्यना के बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा, हमने लिख दिया है। एक सवाल सूर्य नमस्कार को भी लिख के पूछा जाएगा, तो सूर्य नमस्कार को भी ध्यान कीजिएगा। 12 आसनों का दरअसल ये समुच्चय होता है और यह अकेले ही साधक को संपूर्ण योग प्राणायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ होता है। यह हर किसी उम्र के व्यक्तियों के लोगों के लिए है। सूर्य चूंकि हमारे जीवन का स्रोत होता है, इसमें उससे संबंधित 12 मंत्र हैं। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ होता है कि सूर्य को मेरा नमस्कार है। अब ध्यान कीजिएगा अष्टांग योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों में बांट दिया था। यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांग योग के पहले 2 अंगों का उद्देश्य हमारे सांसारिक व्यवहार में एक रूपता लाना है और अन्य 6 अंग जो होता है वो आत्मा के अन्य विक्षेपों को दूर करते हैं। पतंजलि द्वारा वर्णित योग के 8 अंगों के क्रम का भी अत्यंत महत्व है। हर अंग आत्मा के खास तरह के विचारों को दूर करता है। अब अष्टांग मार्ग को देख लीजिए। यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इस पे विकिपीडिया से जानकारी ले लीजिएगा, वहाँ पे सबके बारे में एक एक लाइन में बता दिया गया है। अब है कि योग और तंत्र साधना का भी कोई संबंध है। बड़े बड़े जो तंत्र साधक योगी भी दिखाए जाते हैं, इसको ध्यान कीजिएगा। तो आप बता सकते हैं कि तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है तकनीक। दरअसल योग के एक छोटे से हिस्से को तंत्र योग कहा जाता है। तंत्र का वास्तविक आशय होता है कि आप अपने कामों को अंजाम देने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को इतना धारदार बना लें कि वह हर चीज़ को आर पार देख सके, तो वह भी एक प्रकार का तंत्र होता है। तंत्र एक खास तरह की काबिलियत है। कोई भी वास्तविक तांत्रिक योग प्राणायाम एवं ध्यान में सिद्धहस्त होता है। इन सब को ध्यान कीजिएगा। इस पे सवाल हो सकता है कि न भी पूछे, फिर भी ध्यान कर लीजिए। अगर पूछे तो भी ठीक है, ना पूछे तो भी आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्या योग एक व्यायाम है या जीवन पद्धति है? अब ध्यान कीजिए कि योग एक व्यायाम है या जीवन पद्धति है। इसको बढ़िया से जीवन में आप उतार के आप बता सकते हैं कि आप अपना व्यक्तिगत अस्तित्व विलीन कर रहे हैं। योग को आप बता दीजिएगा इसी में कि एक व्यायाम है या जीवन पद्धति है। इसको ध्यान कीजिए कि निश्चित रूप से इसको जीवन में हमें उतारना होता है। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है मेव। जब हम मेव कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपना व्यक्तिगत अस्तित्व विलीन कर रहे हैं। ये पूरक शब्द नहीं हो यहाँ पे। आप अपना व्यक्तिगत अस्तित्व विलीन कर रहे हैं। आपके अनुभव में हर चीज़ आपका हिस्सा बन रही है। ऐसा महज एक व्यायाम के द्वारा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, योग को व्यायाम नहीं कहा जा रहा है।
संपूर्ण मनस अंतर्मन इसमें शामिल होता है। निश्चित रूप से योग दरअसल एक जीवन पद्धति के रूप में है। योग वस्तुतः जीवन को सही तरीके से जीने का विज्ञान है, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। वह सिर्फ व्यायाम या आसन भर नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाने में अग्रसर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बहुत बढ़िया से और बहुत सिंपल भाषा में इसको याद कर लीजिएगा हूबहू, कि योग वस्तुतः जीवन को सही तरीके से जीवन का विज्ञान है, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। यह सिर्फ व्यायाम या आसन भर नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाने में अग्रसर करता है। योग एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का भी कुछ संबंध है। गांधी जी इन दोनों का प्रयोग क्यों करते थे, इसका सवाल इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आप इस पर जवाब तैयार कर लीजिएगा कि योग व प्राकृतिक चिकित्सा दो अलग अलग आयाम होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। दोनों अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में प्राकृतिक रूप से सहायक हैं। नेचुरोपैथी में दवाओं का उपयोग किए बिना रोगों को ठीक किया जाता है। यह एक प्राचीन एवं पारंपरिक विज्ञान है हमारे उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करता है। जो हमारे शारीरिक, यहाँ उन्होंने नहीं होगा, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत कर देता है, एक कर देता है। तो इस तरीके से योग और नेचुरोपैथी को बढ़िया से ध्यान कर लीजिएगा। यह भोजन, मिट्टी, पानी तथा मालिश थेरेपी पर आधारित होता है, यानी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है भोजन पे, मिट्टी पे, पानी पे, मालिश थेरेपी पर आधारित होती है। योग भी प्राकृतिक पद्धति है जो आपको निरोग करने में मदद करती है। इस दृष्टि से योग एवं नेचुरोपैथी दोनों प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने वाली पूरक प्रणालियाँ लगती हैं। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। एक है वज्रासन। वज्रासन यानी कि बहुत बढ़िया से वज्रासन पे याद कीजिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए खाना खाने के बाद कौन सा योग करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रूप में वज्रासन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये दरअसल आप बता सकते हैं कि योगासन आमतौर पर लोग मानते हैं कि खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद करना चाहिए, लेकिन वज्रासन एक ऐसा योग है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद करने पर पाचन संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। खास तौर पर जिन लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, या खट्टी डकारें आती हैं, या सुबह में पेट साफ नहीं होता है, उन लोगों को यह आसन जरूर करना चाहिए। तो वज्रासन पे एकदम हूबहू इसको पढ़ लीजिएगा। वज्रासन और क्यों आवश्यक है या क्या डिफरेंस है बाकी आसनों से, तो ठीक है आप बता दीजिएगा कि एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। वज्रासन की विधियां पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी विधि कैसे होती है। तो बता दीजिए कि हम अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कमर और पीठ फिर सीधी रखते हैं, कंधे को सीधा रखते हैं और गर्दन को सीधा रखते हुए मुंह के सामने रखते हैं। फिर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर हम ध्यान मुद्रा में गोद में रख देते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और मन को शांत करने का प्रयास करते हैं और गहरी सांसें हम लेते हैं। तो ये वज्रासन करने की जो विधि है पढ़ लीजिए और बता दीजिएगा। तो ये वज्रासन का अगर आप देखें तो इस तरीके से लोग करते हैं। खैर, वज्रासन से लाभ क्या होता है, तो बात स्वाभाविक है कि वज्रासन करने से कोई एक फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मददगार है, क्योंकि अगर आप देखें तो शरीर की अधिकांश बीमारियां पाचन क्रिया से संबंधित होती हैं, और पाचन तंत्र अगर ठीक रहा तब तो फिर शरीर में बीमारियों की संभावना नगण्य हो जाएगी। वज्रासन करने से जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि को आप ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं, या भोजन पचाने और हमारे शरीर को ऊर्जा देने के रूप में काम करती है। एक अंतिम ये टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत लंबी चर्चा हो गई है। आप फिर भी विकिपीडिया को खोल लीजिएगा और एक सरकारी वेबसाइट है उसको खोल के एक बार आर्टिकल के रूप में उसको पढ़ लीजिएगा। योग के समय ध्यान रखने वाली बातें क्या है, या फिर ये हो सकता है कि पूछा जाए कि योग का निगेटिव पॉइंट क्या है। तो आप बता सकते हैं कि योग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ बातों को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सावधानियों पे भी सवाल हो सकता है कि पूछा जाए। तो एक है कि योग को आप खाना पीना खा के मत कीजिए। योगासन दरअसल खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ लोग खाकर योग करने की सोचते हैं, जो कि गलत है।
इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है। खाकर योग करने से उल्टी भी आ सकता है और जी मिचलाने लग सकता है या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है या फिर दूसरी बातें जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कि योग करते समय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि योग करते वक्त अगर देखें तो हमारा जो शरीर है वो दरअसल पसीना छोड़ना शुरू कर देता है या फिर गर्म हो जाता है। तो ऐसे में ठंडा पानी पीना ठंड सर्द गर्म की संभावना हो जाती है, तो जुकाम और कफ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। योग करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। योग करने के बाद हमारा शरीर गर्म रहता है और तुरंत बाद नहाने से सर्दी, जुकाम, कफ, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योग करने के 1 घंटे बाद नहाया जाए तो बेहतर है। जिस आसन के बारे में जानकारी न हो उसे बिना योग प्रशिक्षक की देखरेख में नहीं करनी चाहिए, एकदम सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग योगा करना शुरू कर रहे हों या फिर जिन्हें योग के बारे में कम जानकारी हो, उन्हें अपने मन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। योग किसी भी समय नहीं किया जा सकता है। सुबह सुबह उठकर योग करना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो ये जो पॉइंट है, दरअसल योग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों पे बात हो गई है। तो इस तरीके से एक हॉबी के रूप में अगर देखा जाए तो योग किस तरीके से प्रासंगिक होगा, इस पे मैंने बात कर ली, अपनी जानकारियों को आपके समक्ष रख दिया है। आप इन सब को देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अपना मैटर जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे, आपको उचित लगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुकिंग पे बनाऊंगा। कुकिंग भी हॉबी के रूप में खूब चलता है, तो इस कुकिंग को लेकर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको किस तरीके से जवाब तैयार रखना होगा, आगे आने वाले वीडियो में कुकिंग पे चर्चा हो जाएगी। इसके अलावे बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होगा, उस पे भी कुछ मॉक क्वेश्चन को करा दिया जाए ताकि जो प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिल सके। तो ये भी कल से प्लानिंग है मेरी कि स्टार्ट की जाए। तो आप सब बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ऑल द बेस्ट आपको। आप अच्छा करें, आपका रैंक आ जाए, चयन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।